नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर और सब आई थिंक मौज काट रहे होंगे। सो आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे लेक्चर पीपीटी पे कोई मेरा थंबनेल नहीं है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आज एक कोट है। द कोट क्या है? व्हाट वी नो इज ड्रॉप एंड व्हाट वी डोंट नो इज एन ओशन। हाँ, मतलब जो हम जानते हैं वो एक बूंद के बराबर है और जो हम नहीं जानते हैं वो एक समुद्र है। उसी तरह जिस तरह क्लास 9th में तुम लोग इतना सा न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पढ़ के आए थे ना, इतना सा बहुत थोड़ा सा न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पढ़ के आए थे, और जो कि तुम नहीं जानते थे उसको तुमको समुद्र की तरह दिखाया गया था। सर इसका क्या मतलब है? अरे याद करो, जब तुम क्लास 9th में थे तो जब तुम पूछते थे, कुछ नए सारे क्वेश्चंस पूछते थे, तो टीचर कहता था ना, हायर क्लास में जाओगे तो बताया जाएगा, बड़ी क्लास में जाओगे तो बताया जाएगा, आगे की चीज है ये। वही बात अब वो चीज क्या है, कैसी है, उस समुद्र को जानने की बात आ गई है। थोड़ा मोड़ा तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ लिए थे ना। अब जो बात हम जानने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है भाई? न्यूटन्स के लॉ में। तो अपना जो लेक्चर शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है न्यूटन्स के लॉ में। ठीक है, इसमें एक छोटी सी नई चीज भी हम पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है इम्पल्स। सर ये क्या है? अरे पढ़ाएंगे, एकदम चिंता ना करो, बहुत आराम आराम से चलेगा। ठीक है, आई होप तुमने पिछला लेक्चर तो सबने देख ही लिया होगा, अच्छे से सबको समझ में आ गया। उसकी कोई क्वेरी हो तो तुम हमको बता दिया करो। ठीक है, चल हमारा जो बच्चों पहला टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम पहला लॉ की बात करते हैं, न्यूटन के पहले लॉ की। सर ये बात तो हम जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि न्यूटन का हमारा पहला लॉ क्या था। देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ क्या है। न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बताया कि जब हम कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको आगे ना बढ़ाया जाए। ठीक है, या कोई भी चीज मोशन में है तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका नहीं जाए। ये बातें बताई थी ना न्यूटन ने। अच्छा, इसी को हम अभी थोड़ी देर पहले किस चीज में पढ़े थे? इनर्शिया के तौर पे पढ़े थे ना भाई। तो बहुत सही, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is complete by some external force to change that state। स्टेट का मतलब क्या हो गया सर? वही दो स्टेट की बात होती है, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। सर मतलब क्या है? देखो ना, कि अगर ये बॉक्स मान लेते हैं हमारे इस टेबल पे रखा हुआ है, तो ये तब तक यहाँ पे रखा रहेगा जब तक कि कोई आए ना, अगले दिन इस पे एक छोटा सा क्या लगा है, फोर्स लगा के इसको मूव ना करा दे। और ये जो फोर्स होगा ना, ये एक्सटर्नल होगा। क्या होगा? एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट की तरह हमारे ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको, या एक बात और हम इस पे जान लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, कि अगर सपोज करिए ये कोई बॉल है और ये हमारा लैंड है, बोले तो जमीन है, और ये मोशन करते हुए जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, ऐसे चलता जा रहा है, तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोकेंगे नहीं।
ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक चीज और काम करेगा। तुमको लगेगा कि सर बॉल को अगर हम ऐसे ढकला दें तो ये तो चलते 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 रुक ही जाएगा एक टाइम पे। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो आपकी बात गलत होगी। अरे भाई, जब बॉल चल रहा है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन को एज अ एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपका बॉल रुकेगा इस कारण की वजह से क्योंकि हमारे जो जमीन है उसमें एक फोर्स अगेंस्ट लग रहा होगा इसके मोशन के, जो कि होगा क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा होगा ना। अगर बॉडी में फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हम ऑब्वियस सी बात है ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है उन सबको हम जीरो मान लेंगे, चाहे वो एटमॉस्फेरिक फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे किसी भी टाइप का फोर्स हो, उन सारे फोर्सेस को हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। सर देखो सेकेंड लॉ ना बहुत मजेदार चीज है भाई। देखो सेकेंड लॉ को सीधे आसान भाषा में कहा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हो, जब हमारा मोमेंटम चेंज हो जाता है तो चेंज इन मोमेंटम हमको एक नई चीज देता है जिसको कि हम कहते हैं फोर्स। सर क्या बात करते हैं भाई, ध्यान से समझना, इसको आसान भाषा में कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इट स्टेट दैट rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body। ठीक है, किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स का रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है। मोमेंटम क्या होता है, p। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, अच्छा पहले मोमेंटम ही जान ले, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो असलियत में ये कहता है f इज इक्वल टू dp बाई dt, ये इसका कहने का मतलब है। तो इसको आओ हम कैलकुलेट करके यहां से हम फोर्स का असल वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो हमारा मेजरमेंट ऑफ फोर्स की यहाँ पे बात हम कर ही दिए हैं छोटी सी पीपीटी में अपने। तो क्या कहता है, मोमेंटम की वैल्यू है p इज इक्वल टू m इंटू वी, यही कहते हैं ना। तो हम सब जानते हैं dp अपॉन dt बराबर, अगर हम इसको देखें dp बाई dt हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर दिया, तो d m इंटू वी अपॉन dt कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तो भैया मास तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो m को बाहर ले लिया, dv बाई dt कर लिया। हम सब जानते हैं dv बाई dt हमारा क्या होता है, रे हमको बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है। तो बस यहीं उठा के रख दीजिए, ये किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, देन f इज इक्वल टू f इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, देन f इज इक्वल टू कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हट लगाएंगे तो m इंटू a।
अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 कर दें देन f बराबर क्या मिल गया, m इंटू ए। अब ये जो a होगा भैया ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके अंदर हमको क्या क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। ये आया हमको हमारे फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ तक भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार बात है। आगे चलते हैं, छोटा सा नोट कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, एक नोट करते हैं। देखो नोट ही जीवन में तुम लोगों को नोट दिलाएगा, ठीक है, जितना मेरे नोट पे ध्यान देगा उतना नोट कमाएगा। तो चलिए नोट की पहली बात कर ले कि इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, ध्यान से जानते, बहुत छोटी छोटी। देखो ऑनलाइन पे मैं धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे देना। ऑनलाइन को मैं क्या करता हूँ, धीरे पढ़ाता हूँ। धीरे पढ़ाने का रीज़न भी ये है कि बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, फास्ट जाएगा तो चीज़ें लगभग बच्चों को नहीं समझ में आएंगे भाई, ठीक है। अब जब नहीं समझ में आएंगे तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी बच्चों को तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो जिसको यार तेज पढ़ना है, थोड़ा सा तेज पढ़ने की आदत चाहिए, ठीक है भाई, वो क्या कर सकता है, वो हमारा कर सकता है लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट, यही कर सकता है, ठीक है। वो थोड़ा सा 1.5x पे कर ले या 1.75x कर ले भाई, देखो लेकिन 2x पे मत पढ़ो, ठीक, 2x पे बिल्कुल भी मत पढ़ना। तो आओ नोट की बात कर लेते हैं। नोट हमसे क्या कहता है, नोट हमसे कहता है कि एसआई यूनिट, इसका क्या होता है, न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है भैया, न्यूटन होती है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग, ठीक है, छोटी छोटी बातें। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मास इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। इस बात को एकदम ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है भाई वो भी जानने की क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई, सीजीएस यूनिट होती है डायन। इसको अब भी आप लोग एकदम ध्यान में रख के लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, सीजीएस यूनिट डायन। डायन, डायन का मतलब क्या होता है, 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, यही होता है। दिस इज कॉल्ड 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात थोड़ा सा और जान लेते हैं, अगले टॉपिक में छोटी छोटी बातें और जानते चलते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ो, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं यार। थोड़ा सा पीपीटी गायब हो गया था बीच में, तो जो लिखा था वो गायब हो गया, बहुत दिक्कत होती है ऐसे। चलो अगला टॉपिक हम जानते हैं। इसीलिए देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं सेव करता चलूंगा कि कोई बीच में नाटक ना हो। छोटा सा रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, न्यूटन और डायन के बीच में ऐसा लग रहा है चुड़ैल और डायन के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। अबे न्यूटन और डायन वो वाली डायन नहीं है जो तुम एक थी डायन वाली मूवी देख के आए हो, नहीं, ये डायन उसकी छोटी सी यूनिट है, ठीक है। तो सीजीएस और एसआई के बीच में देखा जा रहा है, समझे, वो वाला डायन मत समझ लेना। तो ये क्या है आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। इसको थोड़ा सा बड़े वैल्यू में अगर हम देखें तो 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मानने वाली बात है ना। तो 1 न्यूटन में 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डायन। ये चीज हमारे न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगी कि अगर चीजें न्यूटन में दी हैं और उसको आपको डाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा सर।
तो देखो भैया, अगर न्यूटन में दी है और आपको डाइन में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डाइन में दी है और न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो देख लो 10 टू द पावर 5 का मतलब 1 न्यूटन की वैल्यू होती है। ठीक है, ये छोटा छोटा कन्वर्जन भैया आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलें। चलो, अब ये वाला जो मैं बहुत सेगमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बड़ा मजेदार चीज है। इसमें सबसे ज्यादा हमारा बच्चा कंफ्यूज होता है, और ये टॉपिक हमारे कॉम्पिटेटिव बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। सर, कंपोनेंट फॉर्म का क्या मतलब हो गया? देखो, कंपोनेंट का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यही 3 एक्सिस की बात करते हैं। अगर हम ऐसे देखें कि भाई देखो, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, करेगा ना। ये देखो ना, ये देखो, तो हमारा फोर्स एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सिस की बात हो रही है, जस्ट 3 एक्सिस आर देयर। तो अब समझना क्या है कि हमारा जो फोर्स होगा, मान लेते हैं हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो उसको कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर फॉर्म क्या करेंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो इस केस में हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू, तो मोमेंटम P एक्स आई कैप प्लस P वाई जे कैप प्लस P जेड के कैप। बात है, तो एक्सेलरेशन भी तो सर वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखो सर, सब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है भैया, हमारा फोर्स भी वेक्टर, मोमेंटम भी वेक्टर और एक्सेलरेशन भी वेक्टर। तो यहां पे आराम आराम से चलना भाई। तो A इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म हमको निकालना है तो F बराबर dp बाई dt होता है, नहीं होता? वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो क्या करेंगे भाई? बहुत सिंपल सा फंडा है ना यार, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा। क्या ही करेगा? तो F ऑफ एक्स आई कैप प्लस F ऑफ वाई जे कैप प्लस F ऑफ जेड के कैप इज इक्वल टू D इंटू मोमेंटम की वैल्यू रख दीजिए, तो P ऑफ एक्स आई कैप प्लस P ऑफ वाई जे कैप प्लस P ऑफ के कैप अपॉन dt कर देंगे ना भाई, तो मिलेगा क्या हमको? मास इंटू एक्सेलरेशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये आपको क्या मिल गया? ये आपको मिल गया फोर्स। समझ में आई बात? ये आपको क्या मिल गया? फोर्स की वैल्यू मिल गई। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे रहिएगा। ये आपको जो भी मिला है, ये क्या मिल गया है? फोर्स मिल गया है। ठीक, अब यहां से अगर आप अलग अलग फोर्स अलग अलग एक्सिस में निकालना चाहेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? सर बहुत आसान है। तो मान लीजिए फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो क्या करेंगे? dp बाई dt किस एक्सिस में लेंगे? एक्स एक्सिस, जो कि क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आया? अब यही चीज वाई एक्सिस में निकालना है, फोर्स ऑफ वाई एक्सिस, तो dp बाई dt इंटू वाई एक्सिस में बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये आप छोटी छोटी चीजें हमारे इन छोटे छोटे फॉर्मूले से, नन्हे मुन्ने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस का भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस का भी निकाल सकते हैं और जेड एक्सिस का भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? आई होप यहां तक बच्चा मेरे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं हमारे सवाल जो सबके तोते उड़ाए रखते हैं, सॉल्यूशन। किस पे आते हैं हम लोग? हमारे सवाल पे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता क्या है कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है? थोड़ा सा ध्यान से समझना यार, ये सब हिल बुल जाता है, इतना तार वार हो जाता है ना कि क्या हम बताएं, दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी मन करता है बोर्ड पर पढ़ा दें, लेकिन यार ऐसा ना सवाल वाल। अब वही बात आ गई कि टॉपिक हमको पता है, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, तो आओ क्वेश्चंस करते हैं।
कोई दिक्कत भाई? नो दिक्कत। कह रहा है अ कार ऑफ अ मास, चल अब थोड़े बढ़िया बढ़िया सवाल करता है। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आप उसमें से पूरे डेटा को पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, आप थोड़े थोड़े डेटा को पढ़ो और थोड़े थोड़े डेटा को लिखते चलो। जैसे इसमें कह रहा है कार ऑफ मास 1000 kg, तो पहले गिवन लिख लीजिए कि मास की वैल्यू आपको कितना दिया है 1000 kg, खत्म। ठीक है, अब कह रहा है इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी जो मूविंग इनिशियल वेलोसिटी है इसको आप यू कहोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। आगे करते हैं। एंड इट्स एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ओहो, ये फोर्स भी लगा रहा है 10 कितने न्यूटन का, फॉरवर्ड आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 1000 न्यूटन। ड्यू टू इंजन एंड रिटार्ड अ फोर्स 500 न्यूटन। ओह, 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इंजन जो है वो 500 न्यूटन का फोर्स रिटार्ड भी कर रही है। तो देखो टोटल फोर्स निकालने का फंडा क्या हुआ, यहां पे एफ आप कैसे निकालोगे 1000 माइनस 500, क्योंकि लगने वाले फोर्स है 500, रिटार्ड हो रहा है, माइनस कर दिया तो कितना मिला 500 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेकेंड। बहुत आसान सवाल है। देखो भाई सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो निकाल लो। फोर्स तो आपको पता है 500 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो फोर्स हमको दिया है भाई 500 अपॉन मास की वैल्यू दी है आपको 1000। 1 2 हमको कितना मिल गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास एक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है भाई 10 दी है ना, 10 प्लस एक्सेलरेशन 1/2 इंटू 10। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। दो कौड़ी का प्रॉब्लम कौन नहीं कर लेगा। मुझे तो लगता है ये वाला प्रॉब्लम तो यार हर बच्चा मेरे से पहले करके बैठा होगा, किया होगा ना तुम लोगों ने। चलो सर अगला प्रॉब्लम कराओ। चलिए सर अगला सवाल करते हैं। चलिए सीधी बात, नो बकवास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। अ पार्टिकल इज मूव इन अ XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F such that the component of its linear momentum at any time t with px is equal to 2 cos t plus py is equal to 2 sin t, find the angle between the p and f at time t। किसी t टाइम पे आपका, ये देखो वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखा है, ठीक है ना। अरे यार ये मैं क्वेश्चन स्किप कर गया क्या, चलो पहले ये वाला कर देते हैं उसके बाद कर देते हैं। तो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है भाई, p की वैल्यू आपको दे रखी है ना भाई, p की वैल्यू आपको दी हुई है, मोमेंटम दिया है p ऑफ x, कितना दिया है x i कैप प्लस p ऑफ p y j कैप। याद करो अभी भी थोड़ी देर पहले पता है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 cos t, यही दिया है ना इस, और पी वाई में क्या दे रखा है, तो हम इसको जोड़ देते हैं दोनों को। तो P टोटल मोमेंटम निकालने के लिए 2 cos t प्लस ये 2 sin t, इन दोनों को जोड़ दिया तो मोमेंटम आ गया। देन निकाल लो ना भाई, F इज इक्वल टू dp बाई dt, क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप, यही दिया ना। तो फोर्स इंटू मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 2 टू 4 sin t cos t प्लस 4 sin t cos t बराबर 0। तो एंगल निकालना है तो क्या करेंगे भाई, ले देके 90 आ जाएगा सीधी सीधी। तो कितना बचा, 0 के बराबर आ रहा है तो 90 आएगा ना।
तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम के बीच में कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, बचा 0। तो आपको क्या मिलेगा, 0, मतलब 90 डिग्री पे रखा है, खत्म। अगला करें, चलो अगला सवाल क्या कहना है, सॉल्यूशन करते हैं। A bullet of mass is 0.4 kg is moving with a speed of 90 मीटर पर सेकेंड। भाई एक बुलेट है जिसका मास 0.4 kg है, जो 90 मीटर पर सेकेंड से एंटर इन अ हैवी वुडन ब्लॉक इज स्टॉप आफ्टर द 60 सेंटीमीटर। मतलब एक ब्लॉक है, उसमें गोली मारी गई, गोली घुस गई, और जैसे ही गोली तो 60 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक गई। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, उसको रोकने वाला जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितना है। अरे यार बढ़िया है, आसान है। तो देखो मास क्या दे रखा है, सबसे पहले m इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.04 kg। ठीक है, आपको इनिशियल रफ्तार इसकी कितनी दे रखी है, 90 मीटर पर सेकेंड, यही दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रुक रही है तो 0 होगी, और डिस्टेंस s आपको दे रखा है 60, यही दे रखा है ना। तो सिंपल सी बात है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as रख दो, 0 माइनस 90 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a इंटू 60। 60 किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में ना, तो मीटर में कर लोगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में अगर ये दे रखा है तो इसको अगर हम मीटर में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.60 मीटर। बस उठा के रख दो भाई, दैट इज 0.60 मीटर में कर लिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई, लगभग आएगी -6750। अच्छा, ये क्या है, रिटार्डेशन की वैल्यू आ रही है क्योंकि रुक रहा है ना ब्लॉक रुक रहा है, तो किसकी वैल्यू आएगी, रिटार्डेशन की आएगी। तो बस उठा के रख दो। तो रिटार्डिंग फोर्स हमारा कितना होगा, रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन। देखो इस फॉर्मूले को तुम लोगों को याद रख लेना, एक ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला आ गया है कि जब कभी भी आपको रिटार्डिंग फोर्स निकालना हो तो एक तो आपका रिटार्डेशन मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जितना आ रहा है उसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मास हमारा कितना है 0.04 इंटू माइनस ऑफ 6750। तो लगभग आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 270 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आपके पास आएगा। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कोई दिक्कत समस्या, नो दिक्कत समस्या। आगे चले, बहुत अभी 2-3 प्रॉब्लम और है, चलो आगे चले भाई। अब ये क्या कह रहा है, चलो इस वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। अ स्कूटरिस्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटर वाला है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। सी अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। अब उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो मिडिल ऑफ द रोड पे खड़ा है। ही अप्लाई द ब्रेक। जैसे ही उसने देखा, उसने ब्रेक मारा बच्चे को बचाने के लिए, तुम्हारी तरह नहीं ये चढ़ाक निकल जाएगा। एंड ब्रिंग अ स्कूटर इज रेस्ट इन 5 सेकंड। मतलब जैसे ही उसने ब्रेक मारा तो ब्रेक मारते ही उसको 5 सेकंड लगा रुकने में। ठीक है, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। जस्ट इन टाइम टू सेव चाइल्ड। सही बात है, मारा नहीं बेचारे को। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन फोर्स ऑन द व्हीकल इफ द मास क्या कह रहा है, इफ मास ऑफ द व्हीकल एंड द ड्राइवर इज ओ। मतलब उन्होंने टोटल मास दे रखा है कि मान लो 70 किलो का आदमी है, 230 किलो की गाड़ी है। तो बहुत आसान है रे, क्या कर दिया है, पहले इनिशियल रफ्तार आपको दे दिया है, u की वैल्यू कितना 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना भाई, 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे तो कैसे, अरे याद है तुम लोगों को, जब कभी भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वैल्यू क्या है, 0। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो ए एक्सेलरेशन निकाल लेना ने पहले, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी।
दैट इज 0 माइनस 10/5। रिटार्डेशन कितना आया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन आ गया। तो अब जैसे ही रिटार्डेशन आया तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालो ना। क्या निकालना है? एवरेज रिटार्डिंग फोर्स विच इज मास इनटू रिटार्डेशन। पिछले वाली की तरह है ना भाई, 300 इनटू 2 दैट इज 600 न्यूटन। खत्म भाई, आसान सवाल था यार ये तो, पिछले वाले की तरह। सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो पिछले वाला ही सवाल था। आगे चले, चलो भैया अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल और इसका जवाब। अब क्वेश्चन कह रहा है, अ बस स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t is equal to 10 सेकेंड। अ स्टोन इज ड्रॉप आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस 2 मीटर हाइट। ऐसे लटका है हाथ, 2 मीटर हाइट फेंक दिया। व्हाट आर द नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। क्या कह रहा है? व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ठीक है, आसान, क्या दिक्कत है। तो भाई बस किधर चल रही? सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि बस हमारा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल नहीं ना चल रहा है। तो बस सिंपल है। तो वेलोसिटी किसके निकलेगी? हॉरिजॉन्टल निकलेगी, वर्टिकल निकलेगी? हॉरिजॉन्टल निकलेगी। तो पहला वाला पार्ट इसका निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बस और द स्टोन। कितना टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। ठीक है, तो v x एक्सिस का निकालेंगे हॉरिजॉन्टली, v इज इक्वल टू u प्लस 8। दूसरा पहला इक्वेशन 0 इंटू 4 u प्लस है ना, 0 प्लस 4। एक्सेलरेशन कितना है भाई? ठीक है, 4 दे रखा है ना। 4 इंटू टाइम की वैल्यू कितना है? 10। कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। यही आ गया हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं क्या करें। एक्सेलरेशन निकालना है स्टोन का 10.0 में। तो 10.0 में निकालेंगे कैसे? दूसरा वाला निकाल लेते हैं भाई 10 पे। तो एक ही जगह ले लेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज कन्वर्टेड इनटू जी। बस खत्म। जी की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में क्या रखा है कि 10 ले लो। इन्होंने हमसे सवाल में कह रखा है कि जी की वैल्यू 10 ले लो। तो क्या करेंगे? जी की वैल्यू जैसे 10 लेंगे तो 10 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी की वैल्यू दी हुई है 10.2। माइनस कर दीजिए 10 सेकेंड को, जो आ जाएगा आपको 0.2 सेकेंड। बस। तो वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 प्लस 10 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस। तो कितना आएगा? अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस हमारा कितना है? 40। दैट इज, इसका स्क्वायर करते हैं ना, सॉरी, 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। खत्म। सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा यही आंसर है। ठीक है, आगे चले। कोई समस्या भाई? नो समस्या। चलो अगला सवाल कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें मुझे जहां तक लगता है वेक्टर का यूज होने वाला है बहुत जम के। फोर्सेस ऑफ कितना न्यूटन दिया है? 500√2 न्यूटन, 600√2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg। ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री ईच अदर। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर साइंस। बहुत आसान है यार। सबसे पहले तो तुम क्या निकाल लो? फोर्स निकाल लो, टोटल फोर्स। तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है भाई? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है, और मास की वैल्यू आपको दे रखी है। सर यहाँ दुई तो फोर्स दिया है। अरे तो दोनों फोर्स का सम कर दो ना, रिजल्टेंट। सर कैसे? सर वेक्टर नहीं आता है तो जाओ मेरा वीडियो देखो। अगर तुमने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो जाइए
मेरे वेक्टर वाले लेक्चर को देखिए, उसमें दो वेक्टर को जोड़ने का सम मैंने बताया है रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है बच्चा, तो पहले इसको देख लो, समझ में आई बात? तो आओ पहले वेक्टर देख के आओ, अगर नहीं आ रहा है तो पहले वेक्टर देख के आओ फिर यहाँ पे आओ, जबकि मैं यहाँ पे तुमको बता दूंगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना कि एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको तुम f1 मान लो और एक को तुम f2 मान लो, तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, क्योंकि एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो f बराबर अंडर रूट 5 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 रूट 2 इंटू 6 रूट 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू भाई देखो कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देना, आई थिंक 1/2 होती है, बस उठा के यहाँ पे आप रख दीजिए, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक, अंडर रूट 182 दैट इज 13.49 न्यूटन के बराबर आएगी। अब इसको इस फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए, ए बराबर एफ हमारा कितना है 13.49 न्यूटन अपॉन मास कितना है 1000 kg, तो इसको डिवाइड मार दीजिए, जो भी आएगा आपका ये आंसर, ठीक है, समझ आ गया भाई, पक्की बात, नो बकवास। अब आगे चलते हैं, हमारा एक नया थ्योरी है जिसका नाम है दोस्त इम्पल्स। अब जो मैं आप लोगों को थ्योरी बताने जा रहा हूं ना, बहुत मजेदार चीज है भाई, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है, उसका नाम क्या है, इम्पल्स है। तो पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से देखना। बॉल आ रही है, बैट ने मारा, बॉल चली गई, अब देखो बॉल आ रही है, टकराई बल्ले पे और चली गई, यही हुआ ना, इससे ज्यादा कुछ हो रहा है? अरे सर ये तो हम लोग खेलते हैं, ये तो हम लोग डेली खेलते हैं, इसमें कौन सी नई चीज है? तो देखो जब बॉल बैट से टकरा रही है तो इस केस में इसको हम फोर्स नहीं कहेंगे, हमारा फोर्स कन्वर्ट हो जाता है एक नए फोर्स में जिसका नाम है इंपल्स। समझ आई बात? हमारा फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या है? एक बहुत ही मिनिमम समय तक लगने वाले फोर्स को हम इंपल्स कहते हैं, कि अगर हमारा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है, छोटे टाइम के लिए लग रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंपल्स। बॉल आई, मारा, लग गया, खत्म, दैट इज इंपल्स, ठीक है, बॉल आई, क्या हुआ, लग गया, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। तो बहुत छोटी छोटी बात, जबकि ये फोर्स कैसा होगा, बड़ा फोर्स होगा, शॉर्ट टाइम के लिए लगा। ज्यादा फोर्स, बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए जब लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। जैसे गाड़ी आई, टक्कर मार के चली गई, तो फोर्स तो ज्यादा लगा ना, फोर्स कितना लगा, फोर्स ज्यादा लगा, लेकिन कम समय के लिए लगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंपल्स। अगर आप लोगों ने ये बात समझ गई हो तो फटाक से हम इसके डेफिनेशन पे काम करें, तो लिखते हैं डेफिनेशन, अ लार्ज फोर्स a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called an impulsive force.
इम्पल्सिव फोर्स। अब इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जे से। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, इम्पल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से करते हैं। और इम्पल्स हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। जबकि फोर्स बड़ा हो सकता है 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख न्यूटन हो सकता है, लेकिन समय जो होगा हमारा बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे उस फॉर्मूले को हम वर्णन कर देते हैं क्या, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, फोर्स क्या है, टाइम ड्यूरेशन के साथ है। बोलो भाई, बात समझ में आई। अब आता है यहाँ पे हम इम्पल्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं बहुत ही ध्यान से। तो देखो, इम्पल्स का फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इम्पल्स क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए निकालना है तो पहले छोटा इम्पल्स निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, जेडी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। किसी छोटे टाइम के लिए लगता है तो डी टी टाइम लेंगे। अब पूरे के लिए चाहिए तो इसको जे को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। टी जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसी t1 टाइम से t2 टाइम तक, दैट इज f इंटू डी टी। तो बस सही है, एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, J इज इक्वल टू, क्योंकि एवरेज फोर्स होता है तो T1 इंटू T2 लिमिट क्या कर देंगे, फोर्स हमारा कैसा होगा, एवरेज इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू फोर्स एवरेज फोर्स इंटू किसी T1 टाइम से T2 टाइम के लिए कितना लगेगा dt। तो फोर्स जब एवरेज फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, T1 से T2 इज इक्वल टू एवरेज फोर्स T2 माइनस T1। तो यहाँ J इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, फोर्स इंटू एवरेज फोर्स, मतलब J इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। इस चेंज इन टाइम को हम एक चीज और नोट कर सकते हैं जिसको अपन कहते हैं भाई डेल्टा टी। समझ आई बात, डेल्टा टी हमारा क्या है, चेंज इन टाइम। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सर अभी तक तो फिलहाल दिक्कत नहीं है लेकिन ठीक लग रहा है। कोई दिक्कत हो तो यार बता देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है मोमेंटम का। आगे चले, अब ये जो चीज हम बताने जा रहे हैं ना तुम लोगों को, ये थोड़ा सा मजेदार चीज है। कुछ चीजें रुको एक मिनट, इसमें स्किप हुई है तो उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे स्लाइड यहाँ और लगा दूँ तो ध्यान देना। यहाँ तक हम इम्पल्स का फॉर्मूला जान गए ना, तो कुछ नोट वगैरह और कर लेते हैं फटाफट बाबू। नोट ध्यान समझिएगा, नोट क्या कहता है, बहुत आसान है, इसको लिख लो। द इम्पल्स फोर्स of is equal to the product of the average force and the time interval for which act। बस खत्म। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भाई हमको जानना है तो क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T-1। ठीक है, इनकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, दैट इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और इनकी जो CGS यूनिट होगी वो कितनी होगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इनकी क्या होगी, CGS यूनिट। अब आता है एक मजेदार टॉपिक पे जिसका नाम है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बहुत ही आसान सी चीज है यार, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और जानते हैं दो गौड़िक चीज है। देखो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमसे क्या कहता है कि भाई सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स हमारा क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, जो हम फोर्स लगाते हैं वो मोमेंटम के चेंज के ही तो इक्वल होगा। बस इसी बात को हम थोड़ा सा फॉर्मुलेटिकल टर्म्स में कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ applied force is equal to rate of change of momentum। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमको यहाँ पे फॉर्मुलेटिकल टर्म्स में ला देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, और F इज इक्वल टू कुछ यहां हम ये लिख सकते हैं F dt बराबर किसके बराबर होगा, dp के। कोई दिक्कत, तो इसी को इंटीग्रेट मार दो। इंटीग्रेट किसको करता है, F डॉट dt किसी 0 से t टाइम के लिए बराबर इंटीग्रेशन मोमेंटम 1 से किसी मोमेंटम 2 तक, दैट इज dp। तो मिलेगा क्या हमें, p1 से p2 तक। ओहो, p2 माइनस p1 आ गया सर। तो यहीं पे इम्पल्सवा की वैल्यू रख दीजिए ना। तो इंटीग्रेशन 0 से t f dt इज इक्वल टू इम्पल्स, मिल गया। तो मतलब J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। यही तो प्रूफ करना था ना सर। अरे हाँ सर, ये तो प्रूफ हो गया कि जो हमारा लगाने वाला फोर्स है, जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है, वो हमारे इम्पल्स के इक्वल है। और इम्पल्स भी क्या है सर, इम्पल्स में भी तो फोर्स है ना। तो वो काहे नहीं इस बात को समझ लो, इम्पल्स 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 कर रहा है। तो भाई इम्पल्स भी तो हमारा एक तरीके का क्या है, फोर्स ही तो है। इम्पल्स मेरा क्या है, फोर्स है। कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, तो लग क्या रहा है, फोर्स ही तो लग रहा है। हाँ सर, सही तो बात कह रहे हो। दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कई अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगह पे ये आपसे स्कूल में 11th क्लास में हो सकता है कि आपसे पूछ ले। हमारे कॉम्पिटेटिव वालों के लिए ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, आगे चले, थोड़ा सा सवाल वगैरह कर लिया जाए इसके भी। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आइए कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैट्समैन हिट back a ball straight line in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेटा हमको दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ अ बॉल इज कितना है, 0.15 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स। अरे यार, बहुत छोटी सी चीजें, देखो ना यार क्या क्या दिया है। मास इज इक्वल टू 0.15 kg दिया है। ठीक है, इनिशियल रफ्तार आपको दी हुई है 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी और क्या दे रखा है, मतलब एज अ सेम है। तो फाइनल भी किसके बराबर का, -12 मीटर पर सेकेंड, यही देगा ना। तो इम्पल्स निकालना है, I इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। तो मास हमारा कितना है, 0.15 -12 बराबर कितना आएगा, -3.6 न्यूटन पर सेकेंड। यही आएगा हमारा आंसर, यही आंसर है। कर लो, खत्म। दो कौड़ी की प्रॉब्लम है भाई। अगला प्रॉब्लम करें, चलो। क्वेश्चन कह रहा है, अ क्रिकेट बॉल ठीक है, चलो कह रहे हैं, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम 150 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर। भाई प्लेयर की वजह से रेस्ट में आया। इन 0.5 सेकेंड कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। भाई इम्पल्स भी निकालना है और एवरेज फोर्स भी निकालना है, दोनों चीजें। तो बहुत ही आसान है। मास की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, मास बराबर
150 ग्राम, ओके, ग्राम में, तो उसको किलो में कर लेंगे तो कितना होगा 0.15 kg आ गया। इनिशियल रफ्तार आपको कितना दिया है, u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम की वैल्यू 0.05 दे रखा है सेकेंड। तो बस उठा के रख दो ना, इंपल्स निकालना है। तो आई इंपल्स बराबर एम वी माइनस यू, कर लीजिए 0.15 इंटू 0-15 जो कि किसके बराबर होगा, -2.25 न्यूटन के बराबर होगा। एवरेज फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, इंपल्स बाय टाइम, इंपल्स बाय टाइम, इंपल्स को टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज फोर्स निकल जाएगा। तो -2.25 अपॉन 0.05 दैट इज इक्वल टू -45 न्यूटन। खत्म, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अरे हाँ ना बोल दो भाई, ठीक है। तो यह रहा हमारा इंपल्स तक का। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, जिसमें रॉकेट प्रोपल्शन एंड हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन होगा। उसके बाद एक वीडियो जो तीसरा नहीं चौथा, जो चौथा वाला लेक्चर आएगा उसमें आएगा फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी एंड पुली प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, ठीक है। और आई होप फिफ्थ इज द लास्ट टॉपिक, फिफ्थ जो होगा हमारा एकदम क्वेश्चन वाला टॉपिक होगा। उसमें हम जितने भी फ्रिक्शन लेस पुली कंस्ट्रेंट, फिर हम एक कंस्ट्रेंट में भी लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा जो जनरली कंस्ट्रेंट रिलेशन जेई वगैरह में आता है, ठीक है। वो एक मेथड है, वो कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स पुली वगैरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको कि हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, जिसको नहीं समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोचिंग का मेल आईडी है, कुछ भी है आप उस पर मेल करके आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको नहीं आता वीडियो कॉल पे मुझसे सवाल पूछ लो कि सर आपने ये बताया था, ये चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।